आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी सच्ची डकैती के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो। ये एक ऐसी अकल्पनीय दौलत की कहानी है जिसे आज तक ना तो पूरी तरह से खोजा जा सका है और ना ही कोई उसे दोबारा बना पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मयूर सिंहासन के उस भव्य और बेहद दुखद इतिहास की, जो आज भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल है जो अक्सर दिमाग में आता है। एक ऐसा शाही सिंहासन जो सिर्फ बैठने की एक जगह नहीं था, बल्कि दुनिया भर में सत्ता और ताकत का सबसे चमकता हुआ केंद्र था, वो अचानक धरती से पूरी तरह गायब कैसे हो गया? आखिर मानव इतिहास के उस सबसे महंगे और भव्य फर्नीचर का अंत क्या हुआ? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1150 किलोग्राम। और वो भी कोई आम धातु नहीं, बल्कि एकदम शुद्ध सोना। साल 1628 में जब मुगल सम्राट शाहजहां गद्दी पर बैठे तो उन्होंने इस खास सिंहासन को बनवाने का आदेश दिया था। आज के समय में भी इतने सारे सोने की एक साथ कल्पना करना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। भारी मात्रा में सोने का इस्तेमाल महज एक कुर्सी बनाने के लिए किया गया था, ताकि पूरी दुनिया उसकी चमक देखकर बस दंग रह जाए। आप जरा इस तुलना को देखिए, ये सच में बेहद चौंकाने वाली है। हम सब जानते हैं कि ताजमहल दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए कितना मशहूर है, राइट? उस दौर में उसे बनाने में लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सम्राट शाहजहां ने इस अकेले सिंहासन के निर्माण पर ताजमहल से सीधा दोगुना, जी हां, पूरे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। और इसे पूरी तरह से बनकर तैयार होने में 7 साल का एक बहुत ही लंबा समय लगा था। आपको बता दूं कि इस सिंहासन का असली नाम तख्त-ए-ताउस था। इसे उस जमाने के सबसे बेहतरीन जौहरी बेबादल खान और उस्ताद सईद गिलानी ने बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया था। अब इसका मकसद सिर्फ दिखावा करना बिल्कुल नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट को धरती पर ईश्वर की परछाई यानी जिल्ले इलाही के रूप में स्थापित करना था। असल में यह सिंहासन हजरत सुलेमान के पौराणिक सिंहासन को एक तरह से चुनौती देने और ईश्वरीय न्याय को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। अब इस चार्ट में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसमें केवल सोने का ही इस्तेमाल नहीं हुआ था। जरा सोचिए, 1150 किलोग्राम सोने के उस भारी भरकम ढांचे के ऊपर 230 किलोग्राम शुद्ध कीमती पत्थर जड़े गए थे। इतनी भारी मात्रा में माणिक, पन्ने और हीरे इस सिंहासन पर लगाए गए थे कि सोने की अपनी चमक भी इन रत्नों के आगे बिल्कुल फीकी लगने लगी थी। और आप यकीन मानिए, ये कोई आम रत्न नहीं थे। जरा इन नामों को सुनिए। कोहिनूर, शाह डायमंड, 352 कैरेट का भारी भरकम तैमूरी रूबी और दरियाए नूर। इसमें जड़ा हुआ 116 कैरेट का अकबर शाह हीरा और मशहूर कोहिनूर इस सिंहासन पर बने उन सजावटी मोरों की आंखों और मुकुट के रूप में लगाए गए थे। मतलब दुनिया के सबसे बेशकीमती रत्न उस वक्त एक ही जगह पर मौजूद थे। चलिए अब जरा इसकी स्वर्ग जैसी बनावट की कल्पना करते हैं। सोचिए, चांदी की 3 चमकदार सीढ़ियां चढ़कर सम्राट अपनी गद्दी तक पहुंचते थे। उनके चारों ओर पन्ने से जड़े हुए पूरे 12 खंभे थे जो एक बेहद भव्य छतरी को सहारा देते थे। उस छतरी के ऊपर 2 मोरों की आकृतियां बनी थीं और उनके ठीक बीच में रत्नों से सजा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ था। देखा जाए तो यह इस्लामिक कला में बताई गई जन्नत के बगीचों का एक सीधा रूप था, जिसे मानो दिल्ली के लाल किले में उतार दिया गया हो। उस दौर के एक मशहूर कवि कुद्सी की लिखी हुई एक कविता इस सिंहासन का असली मकसद बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। सिंहासन पर पन्ने के अक्षरों में उकेरी गई 20 पंक्तियों की वो कविता कहती है कि रत्नों की ये जगमगाहट संसार में रोशनी फैलाने वाले दियों की तरह है। सच कहूं तो ये असीमित शक्ति का एक ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन था जिसे देखकर किसी भी विद्रोही के मन में खौफ और सम्मान दोनों एक साथ पैदा हो जाएं। लेकिन इतिहास में अक्सर हम देखते हैं कि जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है वो बर्बादी को भी उतनी ही तेजी से न्योता देती है। तो क्या असीमित शक्ति का ये सबसे बड़ा प्रतीक ही आगे चलकर मुगल साम्राज्य के अंत का कारण बन गया? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो बेहिसाब दौलत सत्ता को बचाने और उसका रौब दिखाने के लिए प्रदर्शित की गई थी, उसी दौलत ने उन ताकतों को अपनी ओर खींच लिया जो इसे पूरी तरह से तबाह कर देने वाली थीं। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि हालात कैसे और कितनी तेजी से बिगड़े। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरा साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। खजाना खाली हो रहा था और जो नए शासक थे वो काफी कमजोर थे। बस इसी कमजोरी का सीधा फायदा उठाया फारसी शासक नादिर शाह ने। 1738 में उसने खैबर दर्रा पार किया, फरवरी 1739 में मुगल सेना को हराया
और मार्च आते आते उसने दिल्ली में प्रवेश कर लिया। और इसके ठीक बाद शुरू हुई इतिहास की सबसे भयानक और सबसे बड़ी डकैती। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में ऐसा कत्लेआम मचाया कि सच में खून की नदियां बह गईं। उस खौफनाक मंजर के बीच अपनी जान और अपनी गद्दी बचाने के लिए तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीहा भी कहा जाता था, उन्हें हार माननी पड़ी और ये बेशकीमती मयूर सिंहासन हमेशा के लिए नादिर शाह को सौंपना पड़ा। और ये आंकड़े इस बात को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाते हैं कि ये लूट आखिर कितने बड़े पैमाने की थी। जरा सोचिए, 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़े, ये सब केवल और केवल इस लूटे गए खजाने को ढोने के लिए लगाए गए थे। इसका आर्थिक प्रभाव इतना गहरा और इतना विशाल था कि नादिर शाह ने फारस लौटकर वहां की पूरी जनता का अगले 3 साल का टैक्स ही माफ कर दिया। एक तरफ भारत खाली हो गया और दूसरी तरफ फारस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भर गई। लेकिन कहते हैं ना, इतनी बेहिसाब दौलत कभी सुकून नहीं लाती। नादिर शाह के साथ भी यही हुआ। इसे आप सिंहासन का शाप कह सकते हैं। इस लूटी गई अपार संपत्ति ने नादिर शाह के दिमाग में एक बहुत गहरा शक और पागलपन भर दिया। उसे हर पल ये लगने लगा कि उसके अपने ही सेनापति, यहाँ तक कि उसके अपने बेटे भी इस दौलत को उससे चुराना चाहते हैं। वो इतना क्रूर हो गया कि उसने अपने ही लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। इस कहानी का आगे का घटनाक्रम और भी दुखद है। 1739 में वो भव्य सिंहासन फारस तो पहुंच गया, लेकिन नादिर शाह की बढ़ती क्रूरता से तंग आकर 19 जून 1747 को उसके अपने ही रक्षकों ने उसके तंबू में घुसकर उसकी हत्या कर दी। और आपको बता दूं, नादिर शाह की इस मौत के साथ ही उस नायाब मयूर सिंहासन का अंत भी उसी पल निश्चित हो गया था। नादिर शाह की हत्या के तुरंत बाद उस शाही तंबू में जो अफरा तफरी मची, वो किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले क्राइम सीन से कम नहीं थी। खजाने के भूखे सैनिकों ने 7 साल की उस बेजोड़ कला को महज कुछ ही घंटों में नष्ट कर दिया। उन्होंने सोने के ढांचे को बेरहमी से काट डाला और उसे पिघला दिया। उन मोरों और खंभों में जड़े पन्नों और हीरों को बस नोच लिया गया। लालच ने दुनिया के उस सबसे खूबसूरत सिंहासन को हमेशा के लिए टुकड़ों में बांट दिया। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भले ही वो भव्य सिंहासन हमेशा के लिए नष्ट हो गया, लेकिन उसके टुकड़े दुनिया भर में बिखर गए और उन्होंने नए साम्राज्यों की नींव रखी। जैसे कोहिनूर आज लंदन में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। तैमूरी रूबी और दरियाए नूर आज ईरान के खजाने में सुरक्षित हैं। और वो जो अकबर शाह हीरा था, उसे तो लंदन में दोबारा काटकर उसकी मूल अरबी नक्काशी ही हमेशा के लिए नष्ट कर दी गई। एक सेकेंड, यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी दूर कर लेते हैं। अक्सर यह भ्रम फैलाया जाता है कि वो मूल सिंहासन आज भी ईरान में कहीं सुरक्षित है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है। तेहरान के म्यूजियम में जो सनथ्रोन या नादरी सिंहासन मौजूद है, वो शाहजहां का ओरिजिनल मयूर सिंहासन नहीं है। उसे काफी बाद में कजार राजवंश के राजाओं ने अलग से बनवाया था। शाहजहां का वो असली सिंहासन तो 1747 की उसी भयंकर लूटपाट में ही खत्म हो गया था। आज अगर आप दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में जाएं, तो वहां आपको केवल एक संगमरमर का खाली चबूतरा ही दिखाई देगा। जी हां, ये बिल्कुल वही जगह है जहां कभी दुनिया का सबसे कीमती, सबसे भव्य सिंहासन रखा जाता था। आज ये खाली जगह उस शानदार अतीत की बस एक खामोश और उदास याद दिलाती है। एक ऐसा अतीत जो अब केवल और केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया है। अब अंत में हम इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म कर सकते हैं। जरा सोचिए, अहंकार और बेहिसाब दौलत से बनी दुनिया की सबसे नायाब चीज अगर कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल सकती है, तो आज की ताकत और इस दौलत का आखिर वजूद ही क्या है? ये कहानी केवल एक सिंहासन के बनने और टूटने की नहीं है, बल्कि ये समय के सामने सत्ता के घमंड के टूट जाने का इतिहास का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। इस विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। सोचने पर मजबूर कर देने वाली इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।